आज मैं ऐसे 7 मूव्स या 7 वेज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको आपके करियर में कमाल का सक्सेस दे सकता है, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और एक और मूव है जो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएँगे, फिर भी दुखी होकर के ही अपनी लाइफ़ को एंड करेंगे। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल होने का रास्ता केवल एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी करना और उसके बाद में अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो बहुत पैसे इकट्ठे करना और फिर जब पैसा इकट्ठा हो गया तब तक तो कॉन्फिडेंस भी आ ही जाएगा, वो कहाँ से आएगा पता नहीं। बट फिर अपना बिज़नेस चालू करेंगे और इन सब प्रोसेस में किस्मत तुम्हारा साथ देगी। मतलब मोस्टली हम ये सोचते हैं कि बहुत सक्सेसफुल होने के लिए हमें बहुत अच्छा स्कूल, कॉलेज, अपना बिज़नेस और लक, यही 3 चीज़ चाहिए। इसी की उम्मीद में हम सब लोग अपने सारे काम करते हैं। आप चाहे अपना बिज़नेस चालू करें या किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एक ही तरीका है आपको सुपर सक्सेसफुल होने का और वो है बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वैल्यूएबल। क्या? बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाइए। ये वो लोग हैं जो कुछ ऐसा बन जाते हैं कि कोई भी संस्था या कस्टमर्स या सोसाइटी उनको इग्नोर नहीं कर पाती। तो हम लोग ZMI आपके साथ कर रहे हैं और वहाँ पर यही 7 प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करते हैं वो सीख रहे हैं। यहाँ पर तो हम थियरी पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन ZMI में हम इसी को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो सीख रहे हैं। और 7 के बाद मैं आपसे एक प्रिंसिपल शेयर करूँगा जो ये डिसाइड करेगा कि सक्सेसफुल होने के बाद आप खुश भी रहेंगे या नहीं। ठीक है? सबसे पहला प्रिंसिपल है चूज़ द राइट एनवायरनमेंट। अब कोई बच्चा जब 12th पास कर जाता है तो उसको एक कॉलेज में जाना है, दूसरे शहर जाना पड़ेगा, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ जाना है? तो वो अपने आप को ये याद दिलाए, चूज़ द राइट एनवायरनमेंट। कोई आदमी है जो नौकरी कर रहा है, उसको भी सक्सेस चाहिए, खाली नौकरी नहीं चाहिए, सैलरी के अलावा भी उसको और चाहिए, तो उसको याद रखना है चूज़ द राइट एनवायरनमेंट। अब इमेजिन करिए कि आप एक किसान हैं और आप एक आम का पेड़ लगाना चाहते हैं। तो आपके पास 2 बीज हैं। एक बीज आपने लगाया मिट्टी में जहाँ पर खूब फसल अच्छी होती है और एक लगाया आपने रेगिस्तान में। बीज वही है, क्या फ़र्क है? किस मौसम में, किस माहौल में लगाया गया है। कभी कभी प्रॉब्लम आप में नहीं है, सीड में नहीं है, प्रॉब्लम है किस माहौल में आपने अपने आप को लगाया है। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको खाली सुनिए मत, इसको खोजिएगा। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो धीमे धीमे फैल रही हैं, बड़ी हो रही हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो श्रिंक हो रही हैं। ये आपको खोजना है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो फैल रही हैं, कौन सी श्रिंक हो रही हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप इनोवेशंस ट्राई करेंगे तो वो आपको और प्रमोट करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे। और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो आपको डांटा जाएगा, उनको बोला जाएगा चुपचाप वही काम करो जो बोला जा रहा है। कहीं कहीं काम करके आपको लगेगा यार मुझे और अपना मौका है दिखाने का, करने का, सीखने का। और कहीं कहीं पर आपको एकदम फ्रस्ट्रेशन आएगी कि इस माहौल में तो अपने आप को मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, यहाँ पे हमेशा दबा दिया जाता है। इससे पहले कि आप अपने आप से पूछें और अपने आप को डांटें कि यार मैं मेहनत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आप ये पूछिए कि मैं क्या सही एनवायरनमेंट में हूँ कि नहीं। आप अगर 1 रुपये का एफर्ट करते हैं और आपका एनवायरनमेंट सही है तो 1 का 10 बना देगा, आपके एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर देगा। और जो बेकार एनवायरनमेंट होता है वो उसको खाली कर देता है, चूस लेता है आपको। हम सब फेमस लोगों को जानते हैं लेकिन उससे इंस्पायर नहीं होते, केवल डरते हैं। हमारा माइंड जब उनके बारे में सोचता है या पढ़ता है तो केवल उसको लगता है कि ये आदमी लकी था। स्टीव जॉब्स खुद कोडर नहीं थे, टेकी नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उन्होंने कंप्यूटिंग, डिज़ाइन और क्रिएटिविटी के माहौल में जो कि बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा था वहाँ पर अपने आप को रखा। और बाय द वे आपको मालूम है कैसे उनको जॉब मिली थी एप्पल में? एप्पल में जॉब नहीं मिली थी, उनको पहली बार टेक इंडस्ट्री का एक्सपोजर कैसे मिला था? कोल्ड कॉलिंग। ऐसे ही फ़ोन उठा करके एक बड़ी कंपनी थी, आई थिंक IBM या ऐसी कोई कंपनी थी, वहाँ पर फ़ोन किया और इंटर्नशिप के लिए बोला कि मैं आना चाहता हूँ। मिल गई उनको जॉब। शीर्ष मुझसे पूछ रहे थे कि अब मैं 12th कर लूँगा तो मुझे लखनऊ भेजेंगे तो या बैंगलोर भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? आप परेशान मत होइएगा, मैं अपने आप को संभाल लूँगा अकेले, मैं ग्रो कर लूँगा।
मतलब मैं आई विल बी इंडिपेंडेंट एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं चाहता हूं इस चीज को श्रीश और वो सब लोग अपने आप से पूछें जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। कैसा एनवायरनमेंट हो कि मैं सेफ फील कर सकूं, मैं डीप रीडिंग कर सकूं, डीप थिंकिंग कर सकूं, मुझे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में परेशान ना होना पड़े, सोचना ना पड़े, अरे खाना क्या बनेगा, आज क्या खाऊंगा, अरे पापा से पैसे मांगूंगा तो पापा क्या बोलेंगे। आपका एक दोस्त है कॉलेज में या रूममेट है हॉस्टल में, वो ड्रग्स लेता है, आप एक बुक पढ़ रहे हैं, अचानक से नहीं, आपको तो पता ही है, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रोज़ का अटेंडेंस देना पड़ेगा। आप ऐसी जगह जाते हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जहाँ बिल्कुल भी आपको लेक्चर सुनने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी बैठना पड़ेगा, नहीं तो अटेंडेंस ख़त्म हो जाएगी। तो आप 3 साल, 4 साल, 5 साल अपना पैसा और अपना टाइम देख करके कैसे एनवायरनमेंट में खुद को डाल रहे हैं, ये पूछिएगा। स्टीव जॉब्स ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, बाद में ड्रॉप आउट कर लिया। पता है मेन रीज़न क्या था? यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, फिर ड्रॉप आउट ले लिया था। बहुत जीनियस नहीं थे वो, उनको टेंशन थी कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसकी फ़ीस अफोर्ड कर सकूं। और जो उन्होंने कोर्स लिया था, कौन सा कोर्स लिया था? कैलीग्राफी का। कोई करियर नहीं उसमें, लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन और मल्टीपल बिजनेसेस उन्होंने क्रिएट किए। कहां से किए? ही वॉज इन दैट, अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाला था। इसलिए अपने आप को जब कहीं भी डालिएगा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, किसी के साथ इंटर्नशिप में, या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, आजकल हमारे पास निम्पी स्कैन है, डीप नॉलेज है, ये सब के सब एनवायरनमेंट है। और ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो टैलेंट से भरे हुए हैं, लेकिन क्या गलत है, बीज है और रेगिस्तान में पड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ ZMI में स्टूडेंट से बात करते हैं, आप भी यही हमारे स्टूडेंट्स हैं। कैसा फील होता है इस घर में रहने में? आप जब अपने करियर के बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, अपनी हैबिट्स के बारे में सोचते हैं। हैबिट्स में क्या क्या आता है आपका? एक्सरसाइज, खाना, रीडिंग। रिलेशनशिप में क्या आता है? भाई आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी, जिनसे भी आप बात करते हैं। अभी तो खैर आपका रिलेशनशिप इनिशियल फेज में है, तो क्या आप प्रेफर करेंगे कि एक, मतलब इससे बेटर एनवायरनमेंट इमेजिन कर सकते हैं, या आप एक रैंडमली बोलते नहीं नहीं मुझे बस भेज दो किसी जगह पर, किसी शहर में, क्योंकि अब मुझे जाना ही है। मैं कह रहा हूं कि आपको ग्रोथ के लिए अपना एनवायरनमेंट अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हाउ एम आई फीलिंग, एम आई ग्रोइंग, एम आई एबल टू थिंक, एम आई एबल टू रीड। मैं बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कॉलेज जाने से पहले शायद आप ड्रॉप आउट कर दें, या शायद आप बहुत अच्छा कॉलेज खोजें, लेकिन वो बेस्ड किस पर होगा? मेरा एनवायरनमेंट मुझे सपोर्ट कर रहा है हर रोज एंगेज्ड होने में, अपने काम में, अपने आप को डिस्कवर करने में। जो बुक, बहुत मुश्किल बुक मैंने उठाई है, आजकल हम लोग ZMI में पढ़ रहे हैं, नेटवर्क इफेक्ट बिजनेस की, वो किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, वो केवल हम स्टार्टअप के लोगों को पढ़ाते हैं जो अपनी कंपनी को $1 बिलियन का बनाना चाहते हैं। तो अपने आप से पूछिए कि मैं किस एनवायरनमेंट में जा रहा हूं। आप दिन भर यहां पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आप कोचिंग पढ़ते हैं, 3 कोचिंग पढ़ते हैं, और फिर शाम को यहां बैठते हैं। विच इज द एनवायरनमेंट दैट सूट्स यू मोस्ट टू थिंक एंड फील लाइक पुशिंग योर सेल्फ? मतलब इसका आंसर अभी नहीं देना है, आप इसके बारे में सोचिए, बिकॉज फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू ग्रो इज टू बी इन द राइट एनवायरनमेंट। और राइट एनवायरनमेंट कोई और नहीं बता पाएगा। भाई IIT बहुत अच्छा है, या हार्वर्ड जाना चाहिए, या एक गूगल में काम करना चाहिए, नोबडी नोज इट, क्योंकि राइट एनवायरनमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ यू फील, कि आपके ब्रेन में से चेंज टॉक आ रहा है, कि आपको लग रहा है यार यहाँ तो सारे के सारे मेरे से अच्छे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं, अमेजोन में है, बिकॉज हेल्दी एनवायरनमेंट वो है जहाँ पर आपकी एनर्जी और मल्टीप्लाई होती है। अनहेल्दी एनवायरनमेंट वो है जहाँ पर आपको
कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस आपके फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ रहे हैं और वो टॉप कर रहे हैं। आपका टीचर आपसे होमवर्क पूछता है, किया नहीं किया, और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको पुश किया जा रहा है कि नहीं नहीं, टाइम नहीं बुक पढ़ने का, एग्जाम दो। और अपने आप से पूछिएगा कि ये जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की एनवायरनमेंट बनी थी, किस लिए बनी थी? अभी भी मास स्केल पे हेलुसिनेशन चलता है, बायसेस चल रहे हैं कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज एक बच्चे को ग्रेट बना सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग एमआई में, जेडएमआई में? कौन सा बायस? स्विमर्स बॉडी इल्यूजन। अच्छे बच्चों को अच्छे कॉलेज में लिया जाता है, लेकिन हम सोचते हैं अच्छे कॉलेज में गए तो हम अच्छे हो जाएंगे। हम तो वही हैं। अगर सड़ी हुई सब्जी है, उसकी अगर आप कोफ्ता बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा नहीं। इसलिए फाइंड आउट द राइट सॉइल फॉर यू, तब आपके अंदर की मैंगो निकल के आएगा, नहीं तो बेचारा सड़ जाएगा, सूख जाएगा रेगिस्तान में। सेकेंड पार्ट, नो वेदर यू आर अ स्पेशलिस्ट और अ जनरलिस्ट। अपने आप से पूछिए कि आप स्पेशलिस्ट हैं कि जनरलिस्ट हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को एक बहुत वैल्यूएबल इंसान बनना है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला है डेप्थ, जिसमें आप एक चीज़ में सुपर ग्रेट बन जाते हैं। आप एक डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर में भी कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बनते हैं, या चेस्ट स्पेशलिस्ट बनते हैं। ये डेप्थ है। दूसरा होता है विड्थ, फैलाव, जिसमें आप एआई को भी थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा बहुत बायोलॉजी समझते हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस समझते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं। एक है डेप्थ, जहां पर एक ब्रांच को बहुत गहरे से समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के बारे में बायस्ड हो जाते हैं। अरे वो कुछ नहीं है, बिजनेस में कुछ नहीं होता, सेल्स में कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरा है विड्थ, फैलाव, जिसमें आप मल्टीपल चीज़ों को समझना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप उसमें, सबको पढ़ते हैं। यू आर नॉट, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल, बट आप इनको मर्ज कर पाते हैं। अब दोनों के एग्जाम्पल, न्यूरो सर्जन, कार्डियक सर्जन, या सीए, या और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक एडवांस्ड कोडर, एआई कोडर, ये सब के सब सक्सेसफुल होते हैं डेप्थ से। सुंदर पिचाई, बिल गेट्स डेप्थ वाले लोग नहीं हैं। ये कौन है? ब्रेड्थ वाले। सीईओ सक्सीड बाय इंटीग्रेशन। आपने बिजनेस की बुक पढ़ी, अरे पढ़ा था यार, जेडएमआई में ये चीज़ पढ़ी थी, और मार्केट में मैंने देखा था ये प्रॉब्लम आई है, हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम है, इसको तो मैं टेक से सॉल्व कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी से करवा दूंगा। आप चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना है, नीदर पाथ इज सुपीरियर। ऐसा नहीं है कि एक सुपीरियर है डेप्थ वाला, दूसरा इंफीरियर है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, ज़्यादातर लोग सोसाइटी में सोचते हैं डेप्थ ही बेटर है। लेकिन अगर आप डेप्थ वाले नहीं हैं, आपको एक ही बुक को पढ़ पढ़ के याद करके उसको एग्जाम देना, फिर उसमें और प्रैक्टिस करना, फिर और गहरे में जाना अगर नहीं अच्छा लगता और आप उसमें घुस गए तो गए काम से। मेरी लाइफ में ऐसे ही हुआ था। शुरू के ऑलमोस्ट 10 साल तक मैंने एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, उसके बाद एज ए डॉक्टर काम किया। ये कौन सी फील्ड थी? डेप्थ। लेकिन मैं एक्चुअली कौन हूं? ब्रेड्थ। तो दिक्कत क्या है? मिस्टेक इज रिमेनिंग कंफ्यूज्ड। मैंने कभी पूछा ही नहीं अपने आप से कि मैं जनरलिस्ट हूं कि स्पेशलिस्ट हूं। तो ना तो आप अगर स्पेशलिस्ट नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है ना, कंफ्यूज्ड है, तो ना ही तो आप डेप्थ में जाएंगे। आपको लगेगा नहीं यार, मैं कमा तो नहीं पा रहा हूं इसलिए इतने डेप्थ में जाने, चलो छोड़ो, हम करते हैं बिजनेस। बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो 5 साल इधर वेस्ट हुआ, 4 साल वहां वेस्ट हुआ, 10 साल चले गए, पता ही नहीं चला आप क्या कर रहे हैं। तो ना ही तो आप उतने डीप बनेंगे कि आप एक्सेप्शनली सक्सेसफुल हो सके, ना ही तो इतने ब्रॉड हो पाए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो सके, चीज़ों को कनेक्ट कर सके। कार में ना एक्सीलरेटर होता है, माइंड में क्लैरिटी होती है, एक्सेलरेशन। जैसे ही आपको क्लैरिटी आती है, खट से ग्रोथ आ जाता है। लेकिन जब आप बैठे हैं, क्या करें यार, पापा ने तो कहा था कि एमबीबीएस करना है, नहीं नहीं यार आईआईटी करना चाहिए, नहीं नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आपको बहुत यंग एज में मालूम पड़ गया मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद नहीं है, ये क्लैरिटी है। हर एक स्टेज पर अपने आप से पूछो अपने कि मैं कौन हूं, क्या इस सब्जेक्ट में मुझे डेप्थ में जाना है, क्या मैं भूल जा रहा हूं सब कुछ और इसको समझने में, पढ़ने में, करने में, कराने अच्छा लग रहा है, या मुझे वैरायटी ऑफ चीज़ें देखना और समझना अच्छा लगता है। हर एक स्टेज पर अपने आप से पूछना है, क्या मैं स्पेशलिस्ट हूं कि जर्नलिस्ट हूं। अब मैं 2 लोगों का नाम बताता हूं आपको। एक है हमारे फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वो थे स्पेशलिस्ट, वो बैट्समैन थे, उसमें भी बॉलर नहीं थे, वो सक्सेसफुल हो गए बाय बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट। और वहीं पर एक और भाई साहब हैं, इलॉन मस्क।
इलॉन मस्क कोई बहुत बड़े ग्रेट कोडर नहीं है, थोड़ी बहुत कोडिंग आती है। कार बनाने वाले एक्सपर्ट नहीं है, वो खाली कार बनाने वालों को जानते हैं। वो ठीक वैसे ही हैं जैसे स्टीव जॉब्स थे। स्टीव जॉब्स भी जर्नलिस्ट थे, स्पेशलिस्ट नहीं थे। क्या बनना चाहते हैं? आपको क्या दिखाई देता है कि मुझे सचिन बनना है या इलॉन मस्क बनना है? ये अपने आप से पूछिए। नहीं, डोंट बी बायस्ड कि इलॉन मस्क तो बिलियनर है, सचिन तेंदुलकर के बारे में वो भी सक्सेसफुल। इट इज मैटर, द क्वेश्चन इज व्हाट यू फील के करते करते मैं चीज़ों को कनेक्ट कर पाता हूं या चीज़ों के गहरे में जा पाता हूं। जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, इस चीज़ को समझना है अगर आपको बहुत ध्यान से। तुम्हारे साथ 1-to-1 सेशंस होते हैं ZMI में। इतना आसान नहीं, बिकॉज माइंड हमेशा एक स्पेशलिस्ट को देखेगा तो बोलेगा अरे यार क्या कमाल का आदमी है, ऐसे ही बनना चाहिए। फिर जब पढ़ना पड़ेगा तो लगेगा नहीं यार, इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना है मुझे। इसलिए इसको बोलते हैं एम्बिवेलेंस। यू हैव रीजन टू स्टडी दैट, रीजन टू थिंक दैट। इसलिए आपको एम्बिवेलेंस को एड्रेस करने के लिए सिट फॉर सम 1-to-1 सेशंस। आज ऑलमोस्ट 1.25 घंटे लग गए एक बंदे को ये समझने में कि मुझे शादी करनी है और जॉब नहीं छोड़ना है, जबकि उन्होंने स्पेशलिस्ट की पढ़ाई कर रखी है, जॉब भी कर रहे हैं, लड़की भी रेडी है शादी करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज है। ये ZMI का 1 घंटे का सेशन चला है आज उनके साथ। थर्ड, बिल्ड योर परफॉर्मेंस इंजन। आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? आप कब फील करते हैं, मतलब कभी आपने फील किया है कि मैं सक्सेसफुल हुआ हूं या हुआ था या हो रहा हूं? कभी ऐसा फील हुआ है? कब? बॉडी को ही लेकर के अभी क्या कहते हैं, मेरा BMI उसमें था, वो 20 में। आपकी बॉडी पहले मोटी थी, अब हेल्दी हो गई है। गुड। तो इसका मतलब जब आपका वेट अभी कितना है, 65, तो आपने वेइंग मशीन देखी होगी तो खुशी हुई होगी कि यस गुड। आपको? जो कि ठीक था, यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक मैं कुछ कर पा रहा हूँ। वेरी गुड। जब आप कोई चीज़ कंसिस्टेंटली बहुत समय तक कर पा रहे हैं तो इससे एक कंक्लूजन निकालिए, सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, सक्सेस इज अ प्रोसेस, बाय प्रोडक्ट, सिस्टम। आप सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन वो एक दिन की चीज़ नहीं है। आप गए स्टेज पर, आपने स्पीच दी, बहुत अच्छा स्पीच हो गया, लेकिन अगले दिन फिर से कहीं और बोलना पड़ा, आप फंबल कर गए, डर गए, घबरा गए। तो ध्यान रखिएगा, सक्सेस मतलब सिस्टम। और कौन सी चीज़ें जो सक्सेस क्रिएट करती है? नंबर 1, मास्टरी। मुझसे कोई पूछ रहा था सर पर्पस ऑफ लाइफ कैसे खोजते हैं? कोई तरीका नहीं पर्पस ऑफ लाइफ खोजने का। केवल आप कोई चीज़ है उसको कर करके मास्टर बन रहे हैं। और कैसे पता चलता है कि आप मास्टरी कर रहे हैं किसी चीज़ में? जब कोई भी आदमी आपको देखने वाला नहीं है, जब आपका फ़ोन आपके बगल में है और आप हर 10 सेकंड पे फ़ोन खोल सकते हैं, फिर भी उसको बंद करके मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपने अपना काम किया, अपने बॉस को दिखाया या टीचर को दिखाया, उन्होंने आपको अच्छे नंबर दे दिए, लेकिन अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपको 20 में से 20 मिल गए स्कूल में, ऑफिस में जो काम दिया गया था आपने इतना अच्छा कर दिया कि आपको अवार्ड मिला। कैन यू स्टिल इंप्रूव? क्योंकि इलॉन मस्क जैसे लोग यही करते हैं। वो 100 साल पुरानी कार की इंडस्ट्री थी जिसमें ईवी घुसेड़ दिया उन्होंने। कैन यू इंप्रूव व्हेन नोबडी इज फोर्सिंग यू? नॉर्मली हम लोगों को इंप्रूव करने के लिए लोग फोर्स करते हैं, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, कंपनी वाले। लेकिन जो लोग इंडस्ट्रीज बनाते हैं वो हैं जो सेटिस्फाइड ही नहीं होते यार। तो पहली चीज तो है वैल्यू क्रिएट करने के लिए मास्टरी। दूसरी है रेपुटेशन। कोई आदमी जब आपके बारे में सुनता है, इसलिए मुझे ना कितना भी अच्छा कोई काम कर रहा हो, अगर वो अपने शब्दों को नहीं रखता तो उस आदमी के ऊपर भरोसा नहीं मुझे, उसकी रेपुटेशन खराब है। अनुज गए छुट्टी पर, सर मैं 1 दिन बाद आ जाऊंगा, आए 1 हफ्ते बाद, तो मैं जान जाऊंगा कि अनुज के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। जब यहां है तो मैं अपनी जान के लिए भी भरोसा कर सकता हूं कि ये आदमी मेरे लिए मर भी जाएगा। लेकिन उसके बाद जो वो छुट्टी पर गए तो मैं उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि 1 दिन का 7 दिन, 7 दिन का 20 दिन, फिर 20 दिन बाद आएंगे रोते रोते, सर बहुत इमरजेंसी हो गई थी। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाएगी जो गायब हो जाता है, चला गया
ईरान चला गया, ईरान से चला गया अमेरिका, अमेरिका से चला गया आइसलैंड, थोड़ा सा छुट्टी ले ली, भाई अमीर आदमी हूँ मैं, मतलब पावरफुल आदमी हूँ पॉलिटिकली। व्हेन पीपल हियर योर नेम, व्हाट कम्स इन देयर माइंड? क्या चीज़ है जो उनके दिमाग में आता है? रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, एक्सीलेंस और एक्सक्यूज। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे सेंटर में जो लोग सबसे ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं वही लोग हैं, उनकी क्वालिटी काम की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो लोग क्या हैं? रिलायबल है। मुझे पता है मैं अगर रिम्पी स्कैन में सुबह 8 बजे ना पहुंचूं, वो खुल जाएगा। और ये 365 दिन होता है, इवन दिवाली के दिन मैं भूल जाऊंगा बहुत से काम, वो दिलीप को, सुधीर को याद रहेगा। तो आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं कि लोग जब आपका नाम सुनते हैं तो क्या उनको थॉट आता है? एक्सक्यूज और रिलायबिलिटी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? अगर आपको बहुत वैल्यूबल बंदा बनना है, परफॉर्मेंस इंजन बढ़ाना है, तो सबसे पहला मास्टरी। मास्टरी मतलब क्या आप दूसरों को दिखाए बिना भी अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या आप तब भी काम कर सकते हैं जब कोई देख नहीं रहा है? दूसरा है रेपुटेशन, कि आपके बारे में सुन करके लोगों को क्या तुरंत फीलिंग आती है कि इस बंदे के ऊपर रिलाई कर सकते हैं या नहीं, या बंदा ऐसा है कि ठीक है जब आया तो काम करा लो, नहीं तो कोई बात नहीं। थर्ड है प्रोडक्शन। अपने आप से पूछिए कि आज मैंने क्या वैल्यू क्रिएट की। अब वैल्यू क्या है? हम लोग नॉर्मली एक्टिविटी को वैल्यू समझ लेते हैं। गए तो थे, वहां काम नहीं मिला। मेरे पास इस समय करीब 15 बच्चे हैं जो कि कलेक्शन के लिए काम करते हैं, लोगों के घर जाते हैं, सैंपल लेकर आते हैं, डॉक्टर्स के पास बैठते हैं। उसमें से एक ही बंदा है जिसको मैं सैलरी नहीं देता हूँ, कमीशन देता हूँ, कुछ परसेंटेज, जितना काम लेता है उसका परसेंटेज। बाकी सबको फिक्स्ड सैलरी है और सबसे ज़्यादा काम वही लेकर आता है, परसेंटेज वाला। और कितना डिफरेंट, अगर एक लड़का 5 रुपए का काम ला रहा है तो 50 रुपए का काम ला रहा है, 10 गुने का फर्क है। तो एक है बिजीनेस एक्टिविटी और एक है वैल्यू। और जो लोग कंसिस्टेंटली वैल्यू क्रिएट करते हैं उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट ऐसे लोग जब एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं तो यहां काम ही बंद हो जाता है, वहां काम चला जाता है उनके साथ। और जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उनकी मार्केट में सैलरी मुंह बोली होती है। वो डिसाइड करते हैं कि हमको क्या सैलरी मिलनी चाहिए। हमारे ज़माने में तो सचिन तेंदुलकर खेलते थे, अब तो विराट कोहली भी शायद रिटायर हो गए क्या, पता नहीं। विराट कोहली ने अपना करियर बनाया था मास्टरी से, रेपुटेशन से और प्रोडक्शन से। कैसे उसको मास्टरी आई? फिटनेस फ्रीक, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड मैच विनिंग परफॉर्मेंस। अब ये जो बड़े बड़े मैं नाम ले रहा हूँ ना, सुनने में सब लगता है कि यार ठीक है ये लोग फेमस हैं, लेकिन उनके बारे में सुनते ही दिमाग में पहला थॉट आता है कौन सा? किस्मत। हमको जब भी सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो क्या थॉट आता है? अंबानी, हाँ, दे वर लकी। बट उसने लक क्रिएट कैसे किया? 3 चीजों से, मास्टरी, रेपुटेशन एंड प्रोडक्शन। फोर्थ, कम क्लोजर टू कस्टमर्स। जब भी आप काम करें, आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि हमको झंझट वाला काम नहीं चाहिए, ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर पे हम काम करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, दुनिया में जहां कहीं किसी को भी सैलरी मिल रही है उसका एक ही सोर्स है, द कस्टमर। आज आपके पास 500 करोड़ की फंडिंग हो गई, लेकिन अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो धीमे धीमे आपके पास कंपनी नहीं होगी, रेवेन्यू नहीं होगा और सैलरी नहीं होगी। जितना अच्छे से आप कस्टमर के पेन को समझ पाएंगे उतनी ही अच्छी आप कंपनी बना पाएंगे। जरूरी नहीं कि आप सेल्स में ही काम करें कस्टमर्स के साथ, खाली आपको ध्यान रखना है, मैं समझना चाहता हूं कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। आजकल मैंने ZMI शुरू किया है, मेरे अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत से लोग वीडियोस देख रहे हैं, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन मुझे क्या फील होता था? मैं अपने कस्टमर्स से बहुत दूर हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कि क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं। और जब आप कस्टमर्स के पास पहुंचेंगे ना, तब आपको ध्यान आएगा, समझ में आएगा कि मैं ज़्यादा किसको हेल्प कर सकता हूँ, कौन कौन से हैं जो हमारे पास आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। लोग इंडस्ट्रीज बदल देते हैं कस्टमर्स को समझ करके। सोचिए, कहीं पर एक वीडियो शूट हुआ था किसी डांसर का, कई साल पहले की बात है। वो वीडियो किसी ने शूट किया, लेकिन उसको लगा मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहता हूँ, कहाँ शेयर करूँ, कोई ऑप्शन नहीं था उसमें, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था। तो उसने क्या बनाया? यूट्यूब। केवल उसको वीडियो शेयर करना था किसी से। फिर धीमे धीमे आप देखिएगा, फर्स्ट वीडियो, खैर वो नहीं है, फर्स्ट वीडियो तो एक एलिफेंट का शूट किया गया है, जरेड करीम नाम है उसका, वन ऑफ द को फाउंडर्स। बट ये उसकी पेन पॉइंट थी,
कि मुझे एक वीडियो देख, एक आदमी का डांस देखा है, मुझे शूट कर किसको शेयर करना है। जेफ बेजोस के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते थे पागलों की तरह कस्टमर्स को समझो, ऑब्सेस्ड है वो कस्टमर से। अमेजॉन वॉलमार्ट के सामने, वॉलमार्ट जो आज से कम 50 साल पहले बहुत बड़ी कंपनी, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी रिटेल में, उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से बड़ी हो गई। नहीं पता है मुझे कहाँ से। कस्टमर ऑब्सेशन, हर एक डिसीजन कस्टमर के हिसाब से होना चाहिए। वॉलमार्ट को पता ही नहीं था कि कस्टमर्स को जल्दी सामान चाहिए, वॉलमार्ट को पता ही नहीं था कस्टमर को सस्ता सामान चाहिए, मतलब पता था, फिर भी उसमें भी और नुआंसेस हैं कस्टमर्स की प्रॉब्लम की। दैट इज वाई यू हैव टू कम क्लोज टू कस्टमर। जितना टाइम आप कस्टमर के साथ दे सकते हैं उतना ही आपका वैल्यू बढ़ेगा, उतनी ही आपकी सैलरी बढ़ेगी, उतनी ही आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। तो फोर्थ है, पीपल हु अंडरस्टैंड कस्टमर दे अंडरस्टैंड रियलिटी। गेट क्लोज टू कस्टमर। और वहीं पर मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग ZMI में आपको ही हेल्प करते हैं। अगर आप कोई बिजनेसमैन है और आप अपने कस्टमर्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या रुकावटें हैं, क्यों आपके एम्प्लॉयज़ या आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये सारी डिस्कशन हमारी होती है ZMI में। फिफ्थ, मेक एसिमेट्रिक बेट्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं जहाँ कहीं किसी भी शहर में जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, ऑलमोस्ट हर दूसरा आदमी बोलता है मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है। कुछ हिम्मत भी करते हैं, बनाते भी हैं, लेकिन सक्सेसफुल यूट्यूबर्स नहीं बन पाते लोग। मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ मुझे शॉर्ट्स बना के दो, वीडियोस बना के दो, हिम्मत ही नहीं होती। बेसिकली जब भी हम कोई ऐसी हरकत करते हैं जो पब्लिक देखेगी, वो रिस्की है। रिस्क जब आए तो क्या करना है, अवॉइड करना है। मैंने तो अपने आप से बोला कि मेरे पास कुछ है, कुछ नॉलेज है, मैं पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अगर वो नॉलेज दूसरों को हेल्प कर पाता है तो मैं देखूँ। एक सपना था कि स्कूल खुलेगा तब जाके बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन स्कूल खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो आप अपने आप से पूछिए मैं कौन सी रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क ये है, मैं जिस तरीके से बोलता था मैं वैसे ही बोलता हूं, मैं जैसे सोचता था मैं वैसे ही सोचता हूं। मेरे बायसेस पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। जैसे हैं अगर वैसे ही रहते हैं और कोई रिस्क नहीं लेते हैं, ये सबसे बड़ा रिस्क है। अब ये बेट लेना या रिस्क लेना भी दो तरीके का हो सकता है। एक है सिमेट्रिक रिस्क, जहां पर आप 1 लाख लगाते हैं FD में और FD देता है आपको 1,06,000 या 5,000 एक साल बाद। एसिमेट्रिक रिस्क क्या होता है, स्मॉल डाउनसाइड मैसिव अपसाइड, कि लॉस हुआ तो बहुत जरा सा, फायदा हुआ तो बहुत बड़ा। ये यूट्यूबर्स का मतलब यही यूट्यूबिंग है। आपने एक वीडियो बनाया, लॉस क्या हुआ, आपका एक दिन का मेहनत, और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि बेकार है ब्ला ब्ला, लेकिन अगर वो हिट हो गया तो आप रातों रात सेलिब्रिटी समझते हैं अपने आप को, मतलब हो भी जाते हैं यार। अब खाली यूट्यूब में नहीं, और भी जगहों पर ये हो सकता है आप कोई नई स्किल सीख रहे हो जो पहले आपको डर लगता था, या आप उस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो जो आपके लेवल से बहुत ऊपर है। आप हो सकता है इंस्टाग्राम ट्राई कर रहे हो, मार्केटिंग, या हो सकता है आप पूरी तरह से इंडस्ट्री ही बदल दे रहे हो, पहले किसी और इंडस्ट्री में थे फिर कभी और आ गए, जैसे आपने किया। आप बैठे हो किसी ग्रुप में, आप कॉलेज में हो, कंपनी में हो, और आपके मन में क्वेश्चन आया, डर लग रहा है, आपने पूछ लिया, कोई और नहीं पूछ रहा, आपने पूछ लिया। तो अपने आप से पूछिए, अगर मैं इसमें गलत हुआ, मैं फेल हुआ, तो उसका घाटा क्या है। अगर छोटा सा है और इसका फायदा बड़ा है तो वो है एसिमेट्रिक रिस्क, जो मैं पिछले 8 साल से 10 साल से ले रहा हूँ। मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है स्कूल्स में जाकर के बच्चों को पढ़ाने का, कोचिंग देने का। अभी भी 1-2 कोचिंग दे रहे हैं हम लोग, बिजनेस की कोचिंग दे रहे हैं ZMI में। क्या एक्सपीरियंस है मेरे पास, कोई नहीं है, बट आई एम टेकिंग अ एसिमेट्रिक रिस्क। नुकसान हुआ तो क्या होगा, फायदा होगा तो बहुत कुछ होगा। शाहरुख खान ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, पता है कहाँ का था शाहरुख खान, दिल्ली का, और कहाँ गया, मुंबई। फिल्म इंडस्ट्री में तो सब कुछ रिस्की है। अपने आसपास देखिएगा, जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं ना, तो उनके बारे में थोड़ा प्रोब करिए कि आखिर इसने क्या रिस्क लिया होगा। कुछ ना कुछ रिस्क लिया होगा उसने। किसी ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी होगी, एक्टर बन गया, किसी को जॉब से निकाला गया होगा और वो बिजनेस चालू कर दिया उसने, किसी ने अपने सब कुछ किसी से लोन लेकर के उसने बिजनेस चालू कर दिया होगा। मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे पक्का है, जो भी इंसान बहुत सक्सेसफुल हुआ है उसने क्या लिया है, एसिमेट्रिक रिस्क।
उसने अपने आप को कहा है कि यार लॉस हो गया तो क्या चला जाएगा, बिग डील, पहले ही जमीन पर है और कौन सा नीचे गिरेंगे। लेकिन जो लोग रिस्क नहीं लेते वो सबसे बड़े रिस्की फेज में रहते हैं, क्योंकि उनको जो वो मल्टीपल फायदे मिल सकते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम्स जो फायदे मिल सकते हैं वो नहीं मिलते। आज आप तीनों को काफी कुछ पता है बिजनेस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आप लोग बहुत मजाकिया भी हैं, अमन भी बहुत मजाकिया हैं, लेकिन वो सब बंद है, क्लोज्ड है। और यूट्यूब तो एक तरह से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, वो कंटेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, वो लिटरली मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन हमको शर्म आती है। कौन सी चीज़ है जो हमको एसिमेट्रिक रिस्क लेने से रोकती है, ये हम डिस्कस करते हैं ZMI में बहुत डिटेल में। पता है कौन सी चीज़ होती है? फियर, चैलेंजिंग लिमिटिंग बिलीव्स। हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स है हमारे अंदर में कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे आता नहीं है। और हम रिस्क को भी स्टडी नहीं कर पाते कि इसका अपसाइड क्या है, डाउन साइड क्या है, कौन सी चीज़ का बहुत हाई अपसाइड है और उसका डाउन साइड बहुत कम है। ये दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ता है। ये हम लोग ZMI में स्टडी करते हैं। 6th है, एक ही तरीका है मास्टर, मतलब बहुत सक्सेसफुल होने का, कि अपनी सक्सेस को मैनेज करने आना चाहिए, मतलब अपने पैसे को मैनेज करने आना चाहिए। मास्टर मनी। बहुत से लोग हैं जो कमाते तो हैं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते। अगर आपके पास इनकम ही आ रही है तो उससे फ्रीडम नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है। आप देख लीजिए यार, दुनिया यही लोगों से भरी हुई है। इनकम सबके पास है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ कितने कम के पास है। बिहेवियर क्या क्या होता है? स्पेंड लेस देन यू अर्न। सिंपल चीज है, जितना कमा रहे हो उससे कम खर्च करो। जो चीज तुम्हें समझ में आती है उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करो। आज सोना कितना रुपए हो गया, कुछ आइडिया? 1.5 लाख रुपए तोला। अगर जिसको समझ में आता है उसने पिछले 10 साल में केवल 1000 रुपए का भी सोना खरीदा होता हर महीने, तो आज उसकी वैल्यू 3, 4, 5, 6 गुनी हो गई होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो या जमीन में इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो जहां आपको समझ में आता है। तीसरी बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, अवॉइड इम्प्रेसिंग पीपल। हमारे ज्यादातर जो खर्चे होते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए होते हैं। ये मनी मैनेजमेंट सिखा रहा हूं मैं। और जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हो, कोई नेगोशिएशन कर रहे हो, नेगोशिएट इंटेलिजेंटली। ये खास तौर से आपके लिए है, सेल्स वालों के लिए। और लास्ट में अंडरस्टैंड ओनरशिप। ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ZMI में। कंपनीज को ओन करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना % आपको स्टॉक्स अपने पास होना चाहिए अगर आप कंपनी बना रहे हो तो। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं वो बिजनेसेस है। उसको स्टडी करो कि कैसे वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। पैसा किसी एक डिसीजन से नहीं आता है, जब सैकड़ों डिसिप्लिन डिसीजन लेते हैं तो उससे पैसे आते हैं। मैं पढ़ रहा था, एक पब्लिशिंग कंपनी थी, लॉस में जा रही थी। वो गई एक दूसरी कंपनी के पास, वो तो जिसके पास पैसा मांगने गई थी बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। उन्होंने एक शर्त रखी कि हम आपको पैसा तब देंगे, आपकी कंपनी के CEO को चेंज करो। जो उसकी CEO थी वो यंग थी। उन्होंने कहा जब ये बुढ़ा आदमी आएगा तब हम स्टॉक आपको पैसे लगाएंगे आपके ऊपर। मजबूरी थी, मना मतलब किया उन्होंने। क्यों? बुढ़े को क्यों रखा? उसके पास एक्सपीरियंस था, वो शो ऑफ नहीं करता था, वो डिसिप्लिन था। और ये यंग लड़की क्या करती थी? यंग थी, ये शो ऑफ वाली थी। उसने बेसिकली हर रोज इंस्टाग्राम पे रील्स डालती थी। तो एक दिन एक ऐसी रील डाल दी कि पूरी दुनिया में थू हो गया। वो एक्चुअली ऐसी वीडियो बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी, जो उसका प्राइवेट वीडियो था, कुछ बॉडी का था। वो गलती से स्टोरी में चला गया। तो आई थी, पिच दिया था उसने, लेकिन अगले दिन बॉसेस ने कहा अगर आप रहेंगे CEO तो हम, जो आदमी अपना इंस्टाग्राम मैनेज नहीं कर पाता वो हमारी कंपनी का पैसा क्या मैनेज कर पाएगा? वॉरेन बफेट को कहा जाता है सेज ऑफ ओमाहा। क्या? सेज मतलब साधु संत। क्योंकि अभी भी उसका घर वो बिल गेट्स की तरह hundreds of millions of dollars का नहीं है, सिंपल घर है उसका। उसने अरबों रुपए बनाए बाय सेविंग, इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग, लिविंग सिंपली। इसके साथ मुझे ऐड करना चाहिए लिविंग बोरली। उसका ऑफिस है, रोज ऑफिस में जाएगा, वही बर्गर वर्गर खाएगा। किताबें पढ़ना पसंद है, किताब पढ़ेगा। न्यूज़ पढ़ना पसंद, न्यूज़ पढ़ेगा। टेबल खाली, कोई मोबाइल नहीं। अभी तक वो कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हो। आज भी अगर उनका ऑफिस देखेंगे तो कंप्यूटर नहीं उनके ऑफिस में। और उनको अपना मेंटर किसने बनाया?
बिल गेट्स ने। बिल गेट्स जब उनसे मिले थे पहली बार वॉरेन बफे से, तो बाकी सारे गेस्ट को छोड़कर इन्हीं के साथ बक 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 इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर वॉरेन बफेट के पास थे। सो मास्टरी मनी मतलब सेव, इन्वेस्ट, कंपाउंड एंड लिव सिंपली। इसका कोई तोड़ नहीं है। आप चाहे बहुत अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर आप सिंपल लाइफ जी रहे हो तो आप अमीर ही हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम क्यों सिंपल लाइफ जी नहीं पाते? इसके पीछे भी एम्बिवेलेंस है। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उस आदमी ने एक ही सेंटेंस में दो अजीबोगरीब बात कही। उसने कहा मेरा बेटे की शादी होगी ना तो मैं दहेज नहीं लूंगा। मैंने कहा बड़ा समझदार आदमी है, दहेज लेगा ही नहीं, लेकिन जब बेटी की शादी होगी ना खुल के दहेज दूंगा। कहा क्या मतलब? बोलते सर हम गरीब आदमी थोड़ी है। मैंने कहा तुम दहेज को विश्वास करते हो कि नहीं? बोलते नहीं करते। मैंने कहा फिर दोगे क्यों? बोलते सर देना चाहिए, इज्जत की बात है। मैं चुप हो गया। ये क्लियर एग्जाम्पल है कंफ्यूज अबाउट मनी, एम्बिवेलेंस। आमतौर पे जो शादियों में पैसे खर्च करते हैं, खूब बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं, वो लोग बच्चों के लिए नहीं करते। किसके लिए करते हैं? को पता ही नहीं क्यों करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को पैसे खर्च करते देखा जिनके पास पैसे है ही नहीं, यहां वहां से मांग के खर्च करते हैं। तो इसको क्लियर केस ऑफ मनी एम्बिवेलेंस कहेंगे। एम्बिवेलेंस का डेफिनेशन क्या है? नहीं पता? एकदम बार बार मैं आपको रिपीट कराता हूं। ZMI में आज ही मैंने सबसे क्वेश्चन पूछा, सबने आंसर बताया, लेकिन ये आंसर नहीं बताया। यू हैव अ रीजन टू चेंज एंड रीजन नॉट टू चेंज। किसी काम को करने का आपके पास रीजन है और उसको नहीं करने का भी रीजन है। तो मेरे पास दहेज देने का भी रीजन है, दहेज नहीं देने का भी रीजन है। मेरे पास पैसे खर्च करने का भी रीजन है और पैसा बचाने का भी रीजन है। जब दोनों चीजें आपके पास है तो आप कहां से पैसा बचा लोगे? इसको बोलते हैं एम्बिवेलेंस। इसमें से कैसे निकला जाए ये हम सीखते हैं ZMI में। 7th पॉइंट है रिफ्लेक्ट डेली। हम में से बहुत कम लोग हैं जो आराम से सोचते हैं। मैं तो जिस दिन शाम को ना कुछ सीख के नहीं खाली होता हूँ, मुझे लगता है आज तो पेट ही नहीं भरा मेरा, भूख लगी रहती है। यहां तक कि अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूं उससे भी मुझे कुछ सीखना है। मैं ऐसी मूवी नहीं देख पाता हूं जिसमें कुछ सीखने को नहीं है। अपने आप से पूछिए आज मैं किस काम में थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ। मेरी अभी हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कैलकुलस सीखने के लिए किताब मंगाया मैंने। इंप्रूव करना चाहता हूँ मैथ्स में। कौन सी चीज़ मैंने की कि आज मेरी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई। हो सकता है किसी से बात की हो आपने, हो सकता है किसी को हेल्प किया हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वॉट डिस्ट्रैक्टेड मी। कल ही हो गया, मेरी वाइफ से बात हो रही थी, वाइफ ने कुछ बात कही, दिल को चोट लग गई। पूरे 1 घंटे तक डिस्ट्रैक्टेड था मैं, मूवी नहीं देख पा रहा था। इसका मतलब वो मेरा वीक पॉइंट है। ये रिफ्लेक्शन है। नहीं तो मेरा मन क्या कहेगा, वही गलत थी, वाइफ ही गलत थी। उसने एक सेंटेंस कहा जो मुझे चुभ गया। क्या कहा था बड़ी मम्मी ने? तुम्हें ज्ञान देने की आदत है। मैंने कहा अरे यार मेरी बीवी मेरे को वैल्यू नहीं करती। उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। वो सेंटेंस ने मुझे हर्ट नहीं किया, डिस्ट्रैक्ट किया सच देखने से। आप आज दुखी हैं तो कल के बारे में सोचिए कि अच्छा कल कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे करनी है। ऐसे नहीं पता चलेगा, रिफ्लेक्ट करने से थोड़ा आइडिया आएगा। रिफ्लेक्शन की क्वालिटी ये है कि जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया उसको वो निचोड़ कर एसेंस बनाता है। बाय द वे आपको पता है जब हम मरते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी में से हम निचोड़ कर अपनी एसेंस निकालते हैं, उसी को स्पिरिट कहा जाता है। और जैसे किसी फूल को आप दरवाजे से उस तरफ नहीं फेंक सकते, बंद दरवाजे से, लेकिन उसकी खुशबू आराम से क्रॉस कर जाती है। ऐसे ही टाइम की गैप को स्पिरिट क्रॉस कर जाती है क्योंकि वो एसेंस है। और मरने के बाद जो चीज़ आपके साथ जाती है वो विजडम जाती है, एक्सपीरियंस नहीं जाता। अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप दोबारा वही सब एक्सपीरियंस करोगे जो आपने कल किया था। कल भी रोए थे, आज भी रोएंगे। कल भी कंप्लेन किया था, आज भी कंप्लेन करेंगे। और लाइफ वैसे चलती रहेगी। इसलिए अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा निचोड़िए, बनाइए उसको विजडम।
बस कुछ नहीं करना है, बैठकर सोचना है कि क्या हुआ, उस आदमी ने जो बोला था, उसके बाद मैंने रिएक्ट किया था, मैं और क्या कर सकता था इस सिचुएशन में। अच्छा, इसका कोई सोल्यूशन कहीं किसी किताब में दिया है क्या? मुझसे भी अच्छा सोचने वाले लोग हैं क्या इसके बारे में? ये ध्यान रखिएगा, बिना रिफ्लेक्शन के आपकी लाइफ केवल रिप्ले मोड में चलती है, और रिफ्लेक्शन से क्या होता है, लाइफ कंपाउंड होती है, मल्टीप्लाई होती जाती है। मैं अपने आप को बोल ही नहीं सकता हूं कि मैं वही इंसान हूं जो क्लास 12th में था या MBBS में था। अरे मैं पिछले साल भी जो था वो नहीं हूं। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, भैया मैं कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं बनाने वाला हूं, मैं कुछ और ही हूं। ये पिछले साल का था, मैं स्पिरिचुअल टीचर था, डेथ के बारे में बात करता था, अब नहीं करता, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। ये रिफ्लेक्शन की वजह से। अब अगले साल की गारंटी नहीं है कि मैं यही करूंगा, क्योंकि मैं क्या करता हूं, रिफ्लेक्ट करता हूं। पूरे साल में बिल गेट्स एक चीज करते हैं, वो उसको बोलते हैं डैश वीक। उसमें वो किताबें ले जाते हैं, आराम से पढ़ते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और नए नए डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो बिल गेट्स हर हफ्ते क्या करते हैं, डैश वीक, डैश भरिए, रिफ्लेक्शन या तो थिंक वीक बोलते हैं वो। ये मेरा थिंकिंग का हफ्ता है। वो अपनी नाव पर बैठकर कहीं दूर ही जाते हैं जहां पर वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और बस सोचते हैं। और रिफ्लेक्शन मैंने सीखा कहाँ से? शुरुआत तो कृष्णमूर्ति और जनोगा से थी, लेकिन अब उसके भी मल्टीपल लेयर्स हैं। ZMI, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन होता है, सिंपल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तो 7 पॉइंट हो गए जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करेगी। एक 8वां पॉइंट है जिसमें आप सक्सेसफुल होने के बाद क्या आप खुश हैं कि नहीं, ये इससे पता चलेगा। अपने आसपास देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनके पास कम से कम 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए हैं, फिर भी वो लोग एंग्शियस हैं। क्यों? बहुत से जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशंस हैं, लीडर्स हैं, वो खुद एम्प्टी फील करते हैं। बहुत से अमीर लोग अपनी लाइफ में एंड में सेटिस्फाइड नहीं होते। हमने इन सर्च ऑफ मीनिंग पढ़ी थी, उसमें बोलते हैं कि आपके पास जब सब कुछ आ जाता है तब एक नया एहसास आता है, एक एम्प्टीनेस का एहसास। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्यों ऐसा क्यों होता है। अब इसको समझिएगा। बाहर की सक्सेस मतलब आपने बाहर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, आपने पूरी लाइफ खूब मेहनत किया और सब कुछ परफेक्ट दुनिया बना ली, अपना एक 5 स्टार होटल बना लिया जिसमें आप रहते हैं, एक ऐसा मशीन बना दिया जिसमें हर महीने लाखों रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। वो बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन अंदर का मैकेनिज्म, अब आपका कंपैरिजन हो रहा है अंबानीज के साथ में। अब आपके क्लासमेट पीछे छूट गए, लेकिन कंपैरिजन अभी भी चल रहा है। अभी भी आपकी वाइफ अगर आपके फ़ोन को रिस्पॉन्ड नहीं करती तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि अब तो आप अरबपति हो चुके हैं। हर छोटी छोटी चीज़ जब आपको परेशान करती है, इसका मतलब आपने बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन अंदर का मैकेनिज्म आपके कंट्रोल में अभी भी नहीं है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीर होने के बाद में स्पिरिचुअल ग्रुप्स के पास जाते हैं कि हमको हेल्प करो सदगुरु, मैं फंस गया हूँ, मेरी लाइफ में एम्प्टी है। अपना नहीं, लाखों लोगों का करियर बना दिया, लेकिन अपनी लाइफ का क्लैरिटी नहीं है उनके पास। बड़े बड़े गोल्स अचीव कर लेते हैं। इसलिए बुद्ध कहा करते थे, जो राजा है वो तो बाहर दूसरों को हरा पाता है, लेकिन जो बुद्ध है वो अपने मन को जीत पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 8th पॉइंट पहले रखना है आपको। आज एक बच्चा मिला, बच्चा ही था भाई, उसको जॉब नहीं करना, शादी नहीं करनी, करना क्या, कुछ नहीं, बस सर आपके वीडियोस देखने, 10-10 घंटे वीडियो देखता हूँ मैं, अच्छा लगता है बस। नौकरी भी नहीं करना, खाओगे कहाँ से, पापा कमा रहे हैं ना, कब तक कमाएंगे, पैसा छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद तुम्हें रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी, अरे उसकी चिंता क्या है, बस आपकी वीडियोस सुनूंगा, बस भक्ति करूंगा मैं। अगर ऐसा है, इसका मतलब आप एस्केप कर रहे हैं। पहले इस लायक बन जाइए कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सके, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी केवल एक एस्केप है। रिवाइज कर दूं कौन कौन से पॉइंट्स है, आप बताइए कौन कौन सा है। फर्स्ट, Choose the right environment. चूज द राइट एनवायरमेंट। सेकेंड, Know that you are a generalist or a specialist. नो वेदर यू आर अ जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट। थर्ड, Build your performance engine. बिल्ड योर परफॉर्मेंस इंजन। उसके अंदर 3 कौन कौन सी चीज है, Mastery, reputation, value production. मास्टरी, रेपुटेशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट, 4th point, come closer to customer. कम क्लोजर टू कस्टमर्स। फिफ्थ, Make asymmetric bets. मेक एसिमेट्रिक बेट्स। फिफ्थ। सिक्स्थ, Master money. मास्टर मनी। सेवेंथ, Reflect daily. रिफ्लेक्ट डेली। एंड एट्थ, अंडरस्टैंड योर इनर वर्ल्ड। ये सब होने के साथ साथ आप अपने मन को भी समझिए।
जब भी आप हर्ट हों, बी अलर्ट, स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग कि कौन सी चीज़ ने मुझे हर्ट किया, कौन सी चीज़ है जो मेरी आइडेंटिटी बन गई है। गेट रेडी टू डाई फ्री विथ योर सक्सेस। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को, किसी भी चीज़ को, तो हमारे पास एक पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है ZMI। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। हम 1-to-1 और ग्रुप सेशन करते हैं। छोटा सा कोहर्ट है हमारा, तो उसमें आप आ सकते हैं हमारे साथ। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए।